आइए आज बात करते हैं कविता की और अंग्रेजी साहित्य के एक बहुत बड़े नाम जेफरी चौसर। हाँ, चौसर। हमारे पास इग्नू के MEG 01 ब्लॉक 1 पाठ्यक्रम से कुछ दिलचस्प सामग्री है, तो इसी के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि कविता का जादू क्या है। और ये भी कि चौसर अंग्रेजी साहित्य के लिए इतने अहम क्यों हैं, मतलब उन्हें फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री क्यों कहते हैं। बिल्कुल, तो शुरू करते हैं एकदम बुनियादी सवाल से। आखिर ये कविता होती क्या है? मेरे ख्याल से ये सिर्फ शब्दों का खेल तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें भावनाएं होती हैं, एक खास किस्म की लय होती है ना, और कल्पना जो हमें कहीं और ले जाती है। सही कहा। कविता महज तुकबंदी नहीं है, ये भाषा का वो रूप है जहाँ शब्दों से तस्वीरें बनती हैं, मतलब जिसे हम चित्रात्मकता या इमेजरी कहते हैं। हाँ, इमेजरी। इसमें एक संगीत होता है, एक रिदम होती है, और अक्सर शब्द अपने सामान्य अर्थ से कहीं ज्यादा गहरे मतलब रखते हैं। वो प्रतीक, सिंबोलिज्म जिसे कहते हैं। और इसे पढ़ना क्यों जरूरी है? मतलब आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में कविता की जगह कहाँ दिखती है? देखिए, ये एक अच्छा सवाल है। मेरे हिसाब से कविता हमें भावनाओं को समझने और महसूस करने का सलीका सिखाती है। ये हमें हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास से भी जोड़ती है, और भाषा कितनी खूबसूरत, कितनी लचीली हो सकती है, इसका एहसास कराती है। अच्छा। ये सिर्फ साहित्य का हिस्सा नहीं है, बल्कि जिंदगी को देखने का, उसे महसूस करने का एक, आप कह सकते हैं, एक अलग नजरिया है। हाँ, ये बात तो है। समाज का आईना भी तो होती है कविता, है ना? बिल्कुल, चौसर के जमाने से लेकर आज तक। अच्छा, अगर किसी को कविता ठीक से समझनी हो तो क्या तरीका अपनाना चाहिए? कई बार कविताएं थोड़ी मुश्किल लगती हैं, सही कहा ना? हाँ, लगती तो है। हाँ, तो कुछ आसान तरीके हैं, जैसे कविता को जोर से पढ़ने से उसकी लय और भाव ज्यादा अच्छे से पकड़ में आते हैं। अच्छा, ऊंची आवाज में पढ़ना? हाँ, ये सोचना भी जरूरी है कि कविता में बात कौन कर रहा है। क्या वो कवि खुद है या कोई पात्र? उसकी आवाज क्या है? वक्ता कौन है? बिल्कुल। और कविता की बनावट, जैसे उसके हिस्से, मतलब स्टैंजास या तुकबंदी, राइम स्कीम, इन पर ध्यान देना भी मदद करता है। और वो अलंकार वगैरह, रूपक, उपमा। हाँ, बिल्कुल। रूपक यानी मेटाफर या उपमा यानी सिमिली, ये सब कहाँ इस्तेमाल हुए हैं, ये पहचानना भी कविता की परतें खोलता है, उसके मतलब को समझने में मदद करता है। ठीक है, तो कविता की इन खूबियों को ध्यान में रखते हुए अब बात करते हैं उस शख्सियत की जिसने अंग्रेजी कविता को एक नई दिशा दी, जेफरी चौसर। हाँ, चौसर। 14वीं सदी का इंग्लैंड, उनका काम उस वक्त एक बड़ी घटना थी, है ना? बिल्कुल, बहुत बड़ी घटना। उस दौर में इंग्लैंड में साहित्य या तो लैटिन में लिखा जाता था, जो चर्च की भाषा थी, हाँ। या फिर फ्रेंच में, जो राज दरबार की भाषा थी, नॉर्मन विजय के बाद से। अच्छा। हाँ, आम आदमी की जो भाषा थी, यानी मिडिल इंग्लिश, उसे साहित्यिक लिहाज से उतना, क्या कहते हैं, सम्मान नहीं मिला हुआ था। तो चौसर ने इसी परंपरा को तोड़ा। हाँ, उन्होंने इसी परंपरा को तोड़ा। लेकिन आम भाषा में लिखना, मतलब मिडिल इंग्लिश में, ये इतना बड़ा कदम क्यों माना गया? क्योंकि उन्होंने साबित किया कि मिडिल इंग्लिश भी उतनी ही समर्थ और खूबसूरत भाषा है जिसमें उच्च कोटि का साहित्य रचा जा सकता है। अच्छा। उन्होंने अंग्रेजी को वो साहित्यिक पहचान दिलाई जिसकी उसे जरूरत थी, इसीलिए तो उन्हें अंग्रेजी कविता का जनक या फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री कहा जाता है। और ये भी दिलचस्प है कि उन्होंने जो लंदन का डायलेक्ट अपनाया, वही आगे चलकर आधुनिक अंग्रेजी का आधार बना। वाह, और उनका जमाना भी तो काफी उथल-पुथल वाला था ना? हाँ, बहुत ज्यादा। 100 साल का युद्ध चल रहा था फ्रांस के साथ। ब्लैक डेथ यानी प्लेग महामारी ने आबादी का बड़ा हिस्सा खत्म कर दिया था। ओहो, किसानों का विद्रोह हुआ था, चर्च का प्रभाव बढ़ रहा था, लेकिन साथ ही उसमें भ्रष्टाचार की बातें भी आम थी। ये सब हमें उनकी रचनाओं में झलकता है। कैसे, मतलब सीधे सीधे लिखते थे या? ज्यादातर व्यंग्य के रूप में, सटायर। वो समाज की कमियों पर, पाखंड पर चुटकी लेते थे। व्यंग्य की बात आई है तो उनकी सबसे मशहूर रचना द कैंटरबरी टेल्स, वो तो शायद व्यंग्य और यथार्थ का बेहतरीन नमूना है। यकीनन, हाँ बिल्कुल। द कैंटरबरी टेल्स तो कमाल की किताब है। इसकी बाहरी कहानी ये है कि कुछ तीर्थयात्री, अलग अलग तबकों के लोग, लंदन से कैंटरबरी जा रहे हैं। कैंटरबरी कैथीड्रल, थॉमस बेकेट की श्राइन पर। हाँ, वहीं। और रास्ते में वक्त काटने के लिए सराय का मालिक प्रस्ताव रखता है कि सब लोग आते जाते 2-2 कहानियां सुनाएंगे, जिसकी कहानी सबसे अच्छी होगी उसे वापसी पर दावत मिलेगी। अच्छा, ये तो मजेदार तरीका है। हाँ, और इसे ही फ्रेम नैरेटिव कहते हैं। एक मुख्य कहानी के अंदर कई छोटी कहानियां। अच्छा, तो एक कहानी में कहानी वाली तकनीक, इसका क्या फायदा था चौसर के लिए?
ये बहुत होशियारी भरा तरीका था। इसके जरिए चौसर ने उस वक्त के अंग्रेजी समाज का एक जीता जागता बड़ा ही रंगीन खाका खींच दिया। हर कहानी सुनाने वाला यात्री, चाहे वो आदर्शवादी नाइट हो या बहुत पढ़ी लिखी और बेबाक वाइफ ऑफ बात हो या फिर लालची और ढोंगी पार्टनर, अपने वर्ग, अपने पेशे और अपनी सोच की नुमाइंदगी करता है। मतलब हर किरदार एक टाइप का प्रतीक है। प्रतीक भी है और उससे ज्यादा भी। चौसर सिर्फ तारीफ या बुराई नहीं करते, वो किरदारों की अच्छाई, बुराई, उनकी कमजोरियां, उनके विरोधाभास सब कुछ दिखाते हैं। बड़े रियलिस्टिक लगते हैं। कोई उदाहरण देंगे विरोधाभास का? हाँ, जैसे पार्टनर है, वो खुद बड़ा लालची है, नकली अवशेष बेचकर पैसा बनाता है, लेकिन वो कहानी सुनाता है लालच के खिलाफ। या वो सन्यासी मंक, जिसे मठ में प्रार्थना करने से ज्यादा शिकार करने और अच्छे कपड़े पहनने का शौक है। हाँ, ये तो आज भी दिख जाते हैं ऐसे लोग। बिल्कुल, ये पात्र इतने असली लगते हैं कि आज भी प्रासंगिक हैं। चौसर की नजर कमाल की थी। तो इन कहानियों और किरदारों के जरिए चौसर असल में क्या दिखा रहे थे? कौन से मुद्दे उठा रहे थे वो? कई सारे मुद्दे। धार्मिक पाखंड और भ्रष्टाचार तो एक बड़ा मुद्दा था ही, जैसा पार्टनर या समनर जो चर्च के लिए लोगों को तलब करता था, के किरदारों में दिखता है। समाज के अलग अलग वर्गों के बीच तनाव, जैसे जमींदार और किसान के बीच, फिर इंसानी फितरत की बातें, लालच, वासना, घमंड, वफादारी, प्यार, धोखा, सब कुछ है। और कहानी कहने की कला, वो भी तो एक थीम लगती है। हाँ, वो भी। कैसे कहानियां मनोरंजन भी करती हैं और नैतिकता का पाठ भी पढ़ाती हैं। कुछ कहानियां बड़ी गंभीर हैं, कुछ मजाइया, कुछ रोमांटिक। विविधता बहुत है। तो संक्षेप में कहें तो कविता हमें महसूस करना सिखाती है, भावनाओं को समझना सिखाती है। हाँ। और चौसर ने अंग्रेजी भाषा को साहित्यिक मंच दिया, उसे आवाज दी और अपने समय के समाज को बड़ी बारीकी से, बड़ी ईमानदारी से दिखाया। बिल्कुल। द कैंटरबरी टेल्स महज कहानियों का संग्रह नहीं, बल्कि मध्यकालीन इंग्लैंड का एक जीता जागता आलोचनात्मक आईना है। हाँ, और यहाँ एक बात सोचने लायक है जो मुझे हमेशा दिलचस्प लगती है। क्या? चौसर ने कहानियों का इस्तेमाल अपने समाज पर, उसकी मान्यताओं पर, उसके ढोंग पर सवाल उठाने के लिए किया। एक तरह से कमेंट्री थी वो। हाँ, सही। तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आज के दौर में कहानी सुनाना, चाहे वो किताबों में हो, फिल्मों में, वेब सीरीज में या सोशल मीडिया पर ही क्यों ना हो, हमारे समाज को, हमारी सोच को और दुनिया को देखने के हमारे नजरिए को कैसे शक्ल देता है। कहानियां आज भी उतनी ही ताकतवर हैं शायद। वाकई, ये सोचने वाली बात है। कहानियों की ताकत। बहुत खूब। इस गहरी और दिलचस्प बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सैम।